नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है ताकि लॉकडाउन के कारण 2 महीने से बंद पड़े प्रशासनिक कार्यों को निपटाया जा सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया या प्रभारी एवं डाइट आदि के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी स्कूलों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालय समय अनुसार खोले जाएं। उन्होंने बताया कि स्कूल मुखियाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने, मास्क लगाने, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग कर स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूलों को साबुन, सैनिटाइजर, फेस मास्क, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर आदि खरीदने के लिए 2500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक एक मुश्त राशि भी दी जा रही है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से लगाई गई जुर्माना राशि नहीं भरने वाले स्कूलों का बोर्ड परिणाम जारी नहीं होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित करवाई गई वार्षिक परीक्षा मार्च 2019 में जिन निजी स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों व प्राध्यापकों की ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में बोर्ड कार्यालय द्वारा लगाई गई थी तथा उनमें से अनुपस्थित रहे पर्यवेक्षकों के संबंधित विद्यालयों पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। इनमें से कई स्कूलों ने जुर्माना राशि अभी तक नहीं भरी है। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय तक जुर्माना नहीं भरा जाएगा उनका वार्षिक परीक्षा मार्च 2020 का परिणाम रोक लिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि साथ ही ऐसे विद्यालयों को जुर्माना राशि ऑनलाइन भरने के लिए 20 मई से 25 मई तक का समय दिया जा रहा है। इसके बाद भी जो स्कूल संचालक इस मामले में कोताही बरतेंगे तो उन स्कूलों के बच्चों का परिणाम रोका जाएगा। वे बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए पोर्टल पर जुर्माना राशि भर सकते हैं। एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एजुकेशन लोन की 3 माह की किस्त का ब्याज भरने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश के लगभग 36,000 छात्रों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद गरीबों की मदद की मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 50,000 तक शिशु लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। इस तरह 5 लाख लोगों को 50 लाख की कुल ऋण राशि उपलब्ध कराने का काम होगा। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के सेना कार्यालय की ओर से रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में 1 से 14 जुलाई 2020 तक रैली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस रैली भर्ती में भाग लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार 8वीं, 10वीं या 10+2 रिक्त पदों के संबंध में अपनी योग्यता के अनुसार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवार का शारीरिक नापतोल की जाएगी। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 31 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके बाद 10 बीम और 9 फुट का गड्ढा कूदना होगा। शारीरिक दक्षता के बाद मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए उन्होंने निर्धारित प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार से हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि 2 मई से शुरू होगी और 15 जून 2020 तक चलेगी। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 16 जून 2020 से 30 जून 2020 तक होगी। रैली भर्ती का आयोजन 1 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 तक होगा। दक्षिण हरियाणा पर टिड्डी दल का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए दक्षिण हरियाणा में टिड्डी दल के घुसने की संभावनाओं ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही प्रशासन और सरकार अलर्ट हो गई है और अधिकारियों की बैठक में टिड्डी दल को लेकर समीक्षा भी की है। टिड्डी दल सीकर की ओर बढ़ रहा है और इसके साथ ही दक्षिण हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में इनके हमले की आशंका ज्यादा है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर देखे गए टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए कृषि निदेशक जसविंदर सिंह सैनी ने बताया कि टिड्डी से बचाव के लिए हैफेड कार्यालय में 300 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस दवाई रखवा दी गई है जिसे जरूरत पड़ने पर लिया जा सकता है। यदि रात के समय टिड्डी दल का प्रकोप होता है तो दवाई के छिड़काव से ही निजात मिल सकती है। कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि टिड्डी दल राजस्थान की सीमा के साथ लगते झुंझुनू जिले में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में उसके हरियाणा में भी प्रवेश करने की आशंका है। विभाग ने इससे निपटने के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है। इसलिए टिड्डी दल के आक्रमण की आशंका के चलते किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा
कहा कि विभाग के पास टिड्डी से निपटने के लिए उचित मात्रा में दवाई उपलब्ध है। कृषि विभाग की टीमें गाँव में किसानों को टिड्डी से निपटने के लिए जागरूक कर रही है। टिड्डी के नजर आते ही इसकी सूचना कृषि विभाग के अधिकारियों को दें ताकि समय रहते उसके प्रकोप को रोका जा सके। परिवहन विभाग के आदेशानुसार स्थानीय रोडवेज विभाग ने रेवाड़ी, दिल्ली व पंचकुला के बाद अब दादरी महेंद्रगढ़ रूट पर भी रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी है। हालांकि पहले दिन लोगों को बस सेवा शुरू होने की जानकारी नहीं होने से सवारियां नहीं आई, इससे यह बस दादरी के लिए रवाना नहीं हो सकी। यह बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे नारनौल से रवाना होगी, जो महेंद्रगढ़ होते हुए दादरी पहुंचेगी। इसके बाद दादरी से 11 बजे यह बस वापस महेंद्रगढ़ होते हुए नारनौल आएगी, जबकि रेवाड़ी, पंचकुला व दिल्ली के लिए पहले से रोडवेज बस सेवा का संचालन शुरू है। परंतु दिल्ली उन्हीं सवारियों को लेकर जाया जा रहा है जिनके पास रेलवे की टिकट है, अर्थात यह बस नारनौल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए चलती है। इसलिए रोडवेज विभाग केवल उन्हीं सवारियों को बस में जगह दे रहा है जिसे दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगे दूसरे राज्यों में जाना होता है। ऐसे यात्रियों के पास रेलवे टिकट होना अति आवश्यक है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले 2.5 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने सेकंड क्लास पैसेंजर ट्रेन के लिए बुकिंग करवाई है। इनमें से कई लोग वो हैं जो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। रेल मंत्री ने बताया कि इनमें से कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो काम के लिए शहरों में वापस लौटना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बता दें कि 1 जून से पैसेंजर ट्रेनें शुरू होने जा रही है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि देश भर में शुक्रवार से 1.7 लाख सर्विस सेंटर खोल दिए जाएंगे और लोग यहां जाकर अपनी टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 दिनों में विभिन्न टिकट रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटरों पर भी बुकिंग सेवा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर मौजूद दुकानों के मालिकों के लिए भी खुशखबरी है। जल्दी ही स्टेशनों पर दुकानों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि हमने रेलवे स्टेशनों पर दुकानों के संचालन की भी अनुमति दे दी है। हालांकि फिलहाल टेक अवे की ही अनुमति दी गई है। इसका मतलब यात्री यहां से सिर्फ सामान पैक करवा सकेंगे, दुकान पर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में और ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा जल्दी ही की जाएगी। सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिमी बंगाल में तबाही मचाने के बाद आगे बढ़ गया है। इस समय सिस्टम उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिमी असम पर है, एक डिप्रेशन के रूप में भी दिखाई दे रहा है। तूफान अम्फान का असर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी दिखेगा। भले ही यह कमजोर हो गया है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी बारिश देता रहेगा। दक्षिण केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक और शेष पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और बिहार के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में कई जगहों पर लू चलने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ के निश्चय होते ही दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम तेजी से बदल चुका है। बृहस्पतिवार को सुबह से तेज हवाएं लू में तब्दील हो गई। दोपहर में तेज धूप के साथ चल रही लू से लोग बेहाल नजर आए। बताया जा रहा है कि लू चलने का दौर अगले 5 दिनों तक यूं ही चलेगा। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अहम है। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण के साथ लू से बचना है तो घर पर ही रहें। इससे लू के साथ साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बचे रहेंगे। बिहार बोर्ड की 10वीं के नतीजों का इंतजार कर रहे छात्रों को रिजल्ट के लिए अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक अब रिजल्ट शुक्रवार यानी 22 मई को घोषित किया जाएगा। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बोर्ड के आईटी सेल के साथ हुई बैठक में ये अहम फैसला लिया गया कि शुक्रवार दोपहर बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अध्यक्ष और सचिव रिजल्ट जारी करेंगे। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि बोर्ड नहीं चाहता कि टॉपर्स मामले में पिछले सालों की तरह कोई गड़बड़ी हो, इसलिए हर तरह से 2-3 बार वेरीफाई करने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। काफी गुप्त तरीके से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अध्यक्ष आनंद किशोर पूरी तरह से खुद हर पहलू पर नजर रख रहे हैं। कई कर्मचारियों को देर तक रुकने के लिए भी कहा गया है। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट या BSES मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर की जाएगी।
दुनिया को अरबों का नुकसान और लाखों जाने लेने के बाद अब चीन ने वुहान की मीट मार्केट को बंद कर दिया है। वुहान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार अब वुहान में न तो जंगली जानवरों का शिकार किया जा सकेगा, न ही उनको बेचा जा सकेगा। इन दोनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वुहान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर बुधवार को यह सूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ यहाँ पर इन दोनों कामों पर प्रतिबंध लग गया है। वुहान चीन का वो मीट मार्केट है जहाँ पर दुनिया के हर तरह के जंगली जीव की खरीद बिक्री होती है। आप जिस जानवर के बारे में सोच सकते हो वुहान की मीट मार्केट में आपको ये खरीदने को मिल जाता है। सांप, बिच्छू, केकड़ा, कुत्ता, सुअर जैसे अनगिनत जंगली जानवर यहाँ के बाजारों में सजे मिल जाते हैं। वेबसाइट में कहा गया है कि जंगली जानवरों और उनके उत्पादों को खपत से प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें सभी स्थलीय वन्य जीव शामिल हैं। पहली बार तो यही कहा जाता था कि वुहान की मीट मार्केट में ही कोरोना वायरस फैला है। पहली बार चमगादड़ से इसके फैलने की बात कही गई, उसके बाद अन्य चीजें सामने आई। मीट मार्केट के बाद वुहान के वायरोलॉजी लैब से इसके निकलने की बात कही गई, मगर अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर में ये वायरस कहां से निकला। इस पर अभी भी जांच चल रही है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए 251 रुपए का नया 4G वाउचर पेश किया है। यह वाउचर 50 GB हाई स्पीड डेटा के बेनिफिट के साथ आ रहा है। एयरटेल ने वाउचर की वैलिडिटी यूजर के बेस प्लान के समान ही रखी है। इससे पहले भी एयरटेल ने 99, 129, 199 और 2498 रुपए के प्लान लॉन्च किए थे। एयरटेल ने 251 रुपए के इस 4G डाटा वाउचर प्लान में 50 GB हाई स्पीड डेटा के बेनिफिट के साथ लॉन्च किया है। एयरटेल ने वाउचर की वैलिडिटी यूजर के बेस प्लान के समान ही रखी है। इसलिए अगर आप बेस प्लान पूरे साल के लिए वैलिड है तो वाउचर भी पूरे साल चलेगा। जब तक आप इसके सभी बेनिफिट का इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं तब तक यह चलता रहेगा। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी वुलिंग होंगवेंग ने अपनी एक छोटी इलेक्ट्रिक कार मिनी से पर्दा उठाया था। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर से सजी ये छोटी कार देखने में काफी हद तक मारुति वैगनर कार की याद दिलाती है। अब इस कार से जुड़ी कुछ तकनीकी जानकारियां सामने आई हैं। इस कार में केवल 3 दरवाजे दिए गए हैं। आगे की तरफ 2 दरवाजे और 1 दरवाजा इसके पिछले हिस्से में दिया गया है। इस कार में 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कंपनी ने इस कार में 13.82 kWh की क्षमता का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है और यह कार सिंगल चार्ज में 170 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। यह एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार है और इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस छोटी इलेक्ट्रिक कार की टॉप स्पीड महज 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी बेहतर ड्राइविंग रेंज में इस कार के हल्के वजन की भी अहम भूमिका है। इस कार का कुल वजन महज 705 किलोग्राम ही है। वुलिंग मिनी इलेक्ट्रिक कार की दूसरी पंक्ति में कंपनी ने फोल्डिंग सीट का प्रयोग किया है। इस सीट को यदि आप फोल्ड करते हैं तो कार के पिछले हिस्से में आपको बेहतर बूट स्पेस मिल सकता है। सीट को फोल्ड करने के बाद कार के पिछले हिस्से में 741 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि सामान्य तौर पर सीडान कारों के मिलने वाले बूट स्पेस से कहीं ज्यादा है। इसकी कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। जानकारों का मानना है कि इस कार की कीमत तकरीबन 4.5 लाख रुपए भारतीय बाजार में हो सकती है। अब खबर आज के इतिहास की। 1545 भारत में सूर साम्राज्य के संस्थापक और महान योद्धा शेरशाह सूरी का निधन हुआ। 1774 धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। 1959 महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री का जन्म हुआ। 1984 बचेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1987 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का जन्म हुआ।